हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 को और एक ही पार्ट में ख़त्म करेंगे। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, हमारे चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग बेसिस। तो जो अकाउंटिंग के जो बेसिस होते हैं वो दो होते हैं। अकाउंटिंग करने के जो बेस ये है वो क्या है, दो तरीके से अकाउंटिंग होती है। एक होता है आपका कैश बेसिस, ठीक है, कैश बेसिस अकाउंटिंग, और एक होता है आपका एक्चुअल बेसिस अकाउंटिंग। एक्चुअल बेसिस को हम क्या कहते हैं, मर्सेंटाइल बेसिस भी कहते हैं, ठीक है। आपको दोनों नाम पता होने चाहिए, एग्जाम में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक्चुअल, पहले तो हम आते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग। आपको नाम से ही पता पड़ रहा होगा, ये इसके नाम में आ रहा है कैश वर्ड। इसका मतलब इसके अंदर ओनली वो चीज़ें रिकॉर्ड होंगी जिससे कैश का, कैश मतलब बैंक भी हो सकता है, ठीक है ना, कैश या बैंक का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो होगा तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। तो क्या होगी, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। बट जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, जब हम उधार खरीदते हैं तो ना तो कैश इनफ्लो होता है ना ही आउटफ्लो होता है, ना तो इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो होता है। उधार खरीदने से हमारा कर्जा बनता है या फिर उधार बेचने से डेटर्स बनते हैं, लेकिन कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जब भी हम उधार का मतलब क्या हुआ, आपने पैसे नहीं दिया या आपने पैसे लिए नहीं है, या तो सामान बेचा या तो खरीदा है। तो क्रेडिट की टाइम पे इसको रिकॉर्ड नहीं करते, नॉट रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये कैश बेसिस क्या करता है, कैश बेसिस का सीधा सा मतलब है, ये मान लो आपका गुल्लक है, जितना पैसा आएगा और जितना पैसा जाएगा, आउटफ्लो और इनफ्लो, चाहे पैसा 10 साल पुराना मिले या मुझे 10 साल का एडवांस मिल जाए, मतलब कुल मिला के हमें ये सोचना है पैसा आ रहा है तो और पैसा जा रहा है, ठीक है। तभी हम इस चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, इसी चीज़ को कहते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग। एक चीज़ और ध्यान देना, अगर आपने गुल्लक में 10 रुपये डाले हैं तो आउटफ्लो भी 10 ही होगा। ऐसा नहीं है 10 डाले तो आप 11 रुपये निकाल लोगे, 12 रुपये निकाल लोगे। जितना पैसा आपने डाल लगाया है उतना ही आप कैश निकाल भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा पेमेंट कर लोगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा कैश बेसिस अकाउंटिंग, ठीक है। अब आते हैं एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस क्या आता है, एक्रूअल बेसिस रिकॉर्ड करता है कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश और क्रेडिट की ट्रांजैक्शन दोनों चीज़ों को क्या कौन रिकॉर्ड करता है, एक्रूअल बेसिस रिकॉर्ड करता है। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, एक्रूअल बेसिस सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड के ट्रांजैक्शन लेगा, करंट अकाउंटिंग पीरियड की ट्रांजैक्शन। रिकॉर्ड कहने का मतलब क्या है, करंट पीरियड, मान लो जैसे कि रेंट है, रेंट क्या है, एक्सपेंस, तो 12 महीने का जितना रेंट बनता है वही लेंगे, चाहे आपने पेमेंट 10 महीने की हो, चाहे आपने 12 महीने की जगह कुछ पैसा एडवांस दे दिया हो 1-2 महीने का, उस बात से मतलब नहीं है। इसके अंदर सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड होंगी जो 1 साल का खर्चा या कमाई बनती है। चाहे मान जैसे कि एक 1 मंथ का रेंट है 2,000, तो 12 महीने का होता है 24, तो हमें 24 लेना है, क्या करना है, 24,000 को लेना है। चाहे आपने पेमेंट 25,000 करी है, 25,000 का मतलब 24,000 इस साल का और 1,000 अगले साल का, चाहे आपने पेमेंट 19,000 करी हो, हमें लेना 24 ही है। तो एक्रूअल बेसिस ये कहता है इस साल का जो करंट पीरियड है उसका जितना भी खर्चा है कमाई है उसको हमें रिकॉर्ड करना है। कोई दिक्कत,
चाहे पैसा तुम ज़्यादा दो या पैसा कम दो, उस बात से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें रिकॉर्ड होती है, कैश का आना साथ में क्रेडिट भी। लेकिन जो कैश बेसिस होता है उसके अंदर सिर्फ कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, इस बात से मतलब हुआ है। लेकिन एक्रूअल बेसिस में क्या मतलब होता है, हम कैश के ट्रांजेक्शन तो लिखेंगे और उधार की भी लिखेंगे, और साथ में जो ट्रांजेक्शन लिखेंगे हम कौन सी लिखेंगे, करंट अकाउंटिंग पीरियड की, जो जिस ईयर की आप अकाउंटिंग कर रहे हो सिर्फ उसी साल का खर्चा और उसी साल की कमाई रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, 4 पॉइंट जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ चैप्टर नंबर 2 में, फिर से देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जो करना था लेकिन नहीं किया, ऐसा खर्चा जो करना था लेकिन नहीं किया, क्या कोई दिक्कत? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है ऐसा खर्चा जो करना था नहीं किया, तो खर्चा है तो ये, और आउटस्टैंडिंग है तो ये आउटस्टैंडिंग खर्चा क्या कहलाता है, लायबिलिटी कहलाता है। ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है भाई। आपको रेंट देना था, आपने नहीं दिया तो आपकी लायबिलिटी बन गई। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस होता है एक, ये हमारी क्या होती है, असेट्स होती है, संपत्ति। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एडवांस में खर्चा कर दिया, ऐसा खर्चा जो एडवांस में कर दिया। भाई देखो, आपको रेंट देना था 12 महीने का 24,000, 12 मंथ्स का, लेकिन आपने पेमेंट कर दी 25,000, तो 12 महीने का तो एक्सपेंस कहलाएगा, 12 महीने का मतलब 24,000, और जो 1,000 आपने एक्स्ट्रा दिए हैं वो क्या कहलाएगा, आपका प्रीपेड रेंट। तो आपने खर्चा टाइम से पहले कर दिया तो हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस में जो आपने पेमेंट करी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है हमारा एक्यूरेट इनकम। एक्यूरेट इनकम का मतलब है कमा ली बट मिली नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं अर्न, कमा लिया बट नॉट रिसीव। तो हमने कमा तो ली लेकिन हमको मिली नहीं है, तो ये हमारी क्या है, असेट्स है। एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें जो स्कूल्स टीचर्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मान लेते हैं एम्प्लॉय है, किसी को वर्कर है, तो भाई वो उसका महीना चलता है, 1 तारीख को उसने ज्वाइन किया, 1 दिसंबर, तो उसका महीना कब खत्म होगा, 31 दिसंबर। ठीक है, उसने 1 महीना क्या करा, काम करा, लेकिन उसको पैसे कब मिलेंगे, जनवरी में। 1 जनवरी से लेके 10 तारीख तक जब भी आपको मिलते हो, चाहे 6 तारीख को पेमेंट मिलती हो, चाहे 7 तारीख को, चाहे 8 तारीख को, जब तक इस एम्प्लॉय को पैसा नहीं मिलेगा तो वो क्या बोलेगा कि भाई मैंने कमा तो लिया, मैंने 1 महीना काम तो कर दिया, लेकिन मेरे को पैसा अभी तक मिला नहीं है। तो जो पैसा है वो मेरे लिए क्या, एक्यूरेट इनकम है, मेरी असेट है। ओके, लास्ट है एडवांस इनकम। ये आपके लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि आपने कम पहले ही कमा लिया और काम करा नहीं, पैसा मिल गया लेकिन काम नहीं किया। ओके, तो एडवांस इनकम का मतलब है, अब जैसे हम होता है ना, किसी को काम कराने के लिए एडवांस पैसा दे देते हैं, अगर आपने एडवांस पैसा ले लिया तो आपकी लायबिलिटी बन गई ना, आपको काम करना पड़ेगा बदले में, क्योंकि आपने टाइम काम करा नहीं, पैसे पहले ले लिए, तो आपके ऊपर कर्जा हो गया कि आपको भाई काम करना पड़ेगा क्योंकि पैसा ले चुके आप। तो इस चीज़ को कहते हैं एडवांस इनकम। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये 4 पॉइंट और कैश बेसिस अकाउंटिंग, एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग आपको समझ आ गया होगा। एक्यूरल में हम क्या क्या लिखते हैं, करंट अकाउंटिंग पीरियड की कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड
करते हैं, लेकिन कैश बेसिस अकाउंटिंग में खाली हम एक ही तरह की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, वो भी कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो। चलो एक डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच में। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, देखो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। एक्रुअल बेसिस में किस तरह की ट्रांजेक्शन आती है? कैश और क्रेडिट। कैश बेस में खाली कौन सी ट्रांजेक्शन लिखते हो? कैश की ट्रांजेक्शन। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रुअल इनकम, एडवांस इनकम कहाँ आती है? देखो एक्रुअल बेसिस में तो सारी चीज़ें आती हैं, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी आता है और एक्रुअल और एडवांस इनकम भी। लेकिन कैश बेसिस में वही दो चीज़ें आती है जिसके अंदर इनफ्लो हो कैश का। तो कैश का इनफ्लो किस में होता है? कैश का इनफ्लो होता है एक तो प्रीपेड एक्सपेंस में, क्योंकि प्रीपेड में हम एडवांस में खर्चा कर देते हैं, ठीक है, और एक्यूरेट इनकम नहीं, एडवांस इनकम। तो इसके अंदर दो चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। कौन सी? प्रीपेड एक्सपेंस से क्या हुआ, हमारे पास से पैसा चला गया, और एडवांस इनकम में हमारे पास पैसा आ गया, ठीक है। जो बाकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में तो हमने खर्चा करा ही नहीं है, तो पैसा गया भी नहीं है, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो इन दोनों में ही कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होता है, तो हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया है प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर नॉट एडजस्टेड सिमिलरली एक्यूरेट इनकम एंड ये सब नहीं आते वैसे कि, जबकि ये सारा पार्ट किस चीज़ का होता है? कैश बेसिस अकाउंटिंग का, ठीक है। तो प्रीपेड एडवांस कुछ भी नहीं आता कैश बेसिस में। अगर आप नॉर्मल कैश अकाउंट बनाते हो, आप आगे चल के कैश अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पे आप प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस इनकम को रिकॉर्ड करोगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अभी इतनी बात हो रही है कैश बेसिस अकाउंटिंग। तो एक्चुअल में ये चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, यहाँ पे ये चीज़ें रिकॉर्ड नॉट एडजस्ट लिखा नहीं जाता। पी एंड एल, अब भाई करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कौन बताता है? एक्चुअल बेसिस अकाउंटिंग बताती है, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीज़ें रिकॉर्ड होती है। कैश बेसिस करेक्ट नहीं बताता, क्योंकि इसके अंदर ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। टेक्निकल नॉलेज, आपको एक्चुअल बेसिस अकाउंटिंग करने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, और कैश बेसिस अकाउंटिंग के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। जो आपके मोहल्ले में आसपास जो दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं? कितना पैसा आया, कितने का सामान गया, कितने का बेचा, कितने का खरीदा, सिर्फ ये रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब वो कौन सी अकाउंटिंग कर रहे हैं? कैश बेसिस अकाउंटिंग। लेकिन जो बिजनेस है वो एक्चुअल बेसिस अकाउंटिंग करता है, वो सारी चीज़ें लेता है, कैश, क्रेडिट और वो भी करंट पीरियड की। लीगल पोजीशन, एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी एक्ट 2013 में का रूल चलता है, लेकिन कैश बेसिस अकाउंटिंग में ऐसा कुछ नहीं है, नॉट रिकॉग्नाइज। एक्सेप्टेबिलिटी, एक्चुअल बेसिस को हर एक बिजनेस, हर एक इंसान एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि ये सही है, लेकिन कैश बेसिस सही नहीं होता। रिलायबल, आप एक्चुअल बेसिस अकाउंटिंग पे भरोसा कर सकते हो, लेकिन कैश बेसिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैश चीज़ को रिकॉर्ड करता है और ये दोनों को करता है, तो हमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता पड़ेगा। सूटेबिलिटी, ये अकाउंटिंग बिजनेस के लिए होती है, ठीक है। जो बड़े बिजनेस होते हैं, जो छोटे मोटे या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल्स है, लॉयर्स हैं, ये लोग अकाउंटिंग करते हैं कैश बेसिस की, कितना पैसा आया और कितना गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिफरेंस अच्छे से याद हो गया होगा एक्चुअल बेसिस और कैश बेसिस का। तो आपके एग्ज़ाम में आप ज़्यादातर चांसेस हैं आपका ये डिफरेंस आने का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो मैंने 4 पॉइंट लिखवाए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, इस चैप्टर का एक ही पार्ट था, गिवन पार्ट 1 शॉर्ट में फिनिश भी हो गया।